हमारे यहाँ के गीत, गायन, वाद्य यंत्र, हमारा पहनावा, बोल चाल, भाषा, शैली, सभी को एक बड़ा मंच प्रदान हो। और देखिए इन 2 वर्षों में आज पूरे देश और विश्व के मानचित्र में अपने एक अलग स्थान प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी का। अगर आप अपनी पॉलिटिकल जर्नी को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्यों शुरू हुई थी, किस माइंडसेट से शुरू किया? राष्ट्र हित सर्वोपरि, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, जो तक पहुंचना था वो। कौन विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, किसको टिकट मिलेगा, कौन सी क्वालिटीज देखी जाती हैं कैंडिडेट में? पार्टी विद द डिफरेंस के नाते इसलिए जानी जाती है नियत निलानार योजना पर। मार्च 2026 से डेट फिक्स कर दी गई है कि नक्सल मुक्त उसको कर दिया जाएगा। देयर इज नो EL एंड CL, इससे बड़ी चीज तो कुछ हो नहीं सकती। एक्टिव नक्सल्स हैं वो अर्बन नक्सल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले देश, फिर दल, फिर हम। क्या आपको लगता है कि बस्तर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट से गड़बड़ाएगा? यूनेस्को ने पूरे विश्व चिन्हित में किया है पूरा। 20 उसमें गाँव में चिन्हित किया है। स्टेट का बजट आने वाला है तो उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार को किस पर फोकस रहेगा? इस पर बहुत सारी बातें होती है। ट्राइबल कल्चर से पूरा देश अब परिचित हो रहा है। राजनीति को अगर हम कहें कि एक शब्द में अगर या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करें तो बहुत बहुत स्वागत आपका यूजेट के पॉडकास्ट में, किरण सिंहदेव जी। थैंक यू जी, आपने जैसे पॉलिटिकल आपका जो करियर है वो तो कॉलेज के समय से ही शुरू हो गया था। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, मेयर भी रहे जगदलपुर के, अब MLA भी हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अगर आप अपनी पॉलिटिकल जर्नी को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि जैसे शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, किस माइंडसेट से शुरू किया था और आज आप जहाँ पहुँचे हैं? देखिए, मैं तो पहले छात्र राजनीति में था जी। जगदलपुर PG कॉलेज में अध्यक्ष भी रहा हूँ। मेरा पारिवारिक परिवेश भी राजनीतिक रहा हुआ है। अच्छा। और मेरे बड़े भाई स्वर्गीय अमरदेव जी, और वे भी पार्षद भी लगातार रहे और BJP के विभिन्न दायित्वों में भी रहे संगठन के। मेरे माता पिता, मेरे पिताजी भी अविभाजित बस्तर के उपाध्यक्ष रहे जिले के, भारतीय जनता पार्टी के। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है, राजनीतिक रहा है। और छात्र राजनीति के बाद और फिर शुरू से ही इसलिए बड़े भाई साहब के साथ काम करते करते, उनके काम को देखते देखते, और जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्र हित सर्वोपरि, इससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती। तो सबसे बड़ा देश, सबसे पहले देश, फिर दल, फिर हम। तो ये बड़ा प्रभावित किया हमारे राष्ट्रीय स्तर में। श्रद्धेय अटल जी से लेकर और ऐसे कई, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सर्वोपरि को लेकर जब जहाँ जहाँ सरकारों में रहे, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, वहाँ जिस तरीके से और सुशासन की व्यवस्था, गुड गवर्नेंस, इस सारी चीज़ों को मिला जुला के तो एक मन में शुरू से ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करना है, कार्यकर्ता के नाते। उस दिशा से काम करना प्रारंभ किया, अभी तक कर रहे। कैसे आपको कभी ऐसा लगा कि इतना लंबा समय आपका राजनीतिक आपका करियर है, कभी कोई ऐसा लोएस्ट पॉइंट आया? क्योंकि आप बहुत, जो अभी आपने जवाब दिया उससे लगा कि आप बहुत जोश के साथ, आपको जो एक विचारधारा पसंद आई थी उससे आपने काम शुरू किया। पर होता है ना कि लंबे समय तक आप जब काम कर रहे हो, कई बार आपके काम का अप्रिसिएशन नहीं मिलता है या और कोई वजह होती है, तो कभी ऐसा कोई दौर आया? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि अंततः हम सभी कार्यकर्ता हैं। और इस नाते कभी कभी अपने कार्यों की वजह से, और पार्टी जैसे देखती है किसी फील्ड में क्षमता जितनी हो, उस क्षमता से उनको दायित्व, प्रदेश अध्यक्ष का एक दायित्व है। मुझसे पहले भी कई प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे, उसके बाद भी, मुझसे बाद भी कई प्रदेश अध्यक्ष होंगे, इसका बोध रहता है। तो ये लगता है कि शुरू से ही युवा मोर्चा से काम करते हुए
बस्तर जिले में अध्यक्ष युवा मोर्चा का, फिर बीजेपी का अध्यक्ष, फिर प्रदेश मंत्री का दायित्व भारतीय जनता पार्टी का, फिर महापौर भी पार्टी ने बनाया, और फिर उसके बाद फिर प्रदेश मंत्री का दायित्व रहा, फिर प्रदेश महामंत्री, फिर दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, ऐसे संभाग के प्रभारी की दृष्टि से लगातार काम करते रहे हैं। संगठन में कोई गैप नहीं रहा है, वो अच्छा लगता है। और कभी मन में ये भी नहीं आया कि मुझको ये जाना है, वहाँ जाना है, ये बनना है। मुझको ये मालूम है कि पार्टी जब जब जैसा जैसा किसी कार्यकर्ता के बारे में निश्चित करेगी कि किसको कहाँ जाना है, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेंगे, कौन संगठन में जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी में सभी कुछ कैलकुलेटेड होता है। तो इसलिए इससे इतर कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन संगठन में जाएगा, किसको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या जिम्मेदारी मिलेगी। अगला सवाल मेरा यही है कि ये कैसे तय होता है, क्योंकि ये कार्यकर्ता, इतने सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, एक डायरेक्शन तो होता है कि इस डायरेक्शन में काम करना है, लेकिन जब टिकट तय किए जाते हैं तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कैंडिडेट में और उसके आधार पर ये चूज़ किया जाता है। हमारे पार्टी विद द डिफरेंस जब भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है तो हमारे संगठन की रचना केंद्र से लेकर प्रदेश तक की और नीचे तक की, बूथ तक की कमेटी है हमारी। जी जी। इसलिए जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जैसे संसदीय बोर्ड है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके साथ और भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के साथ और बहुत सारी टीम है ऐसे, और उसके बाद यही प्रदेश में भी है, कोर कमेटी है, प्रदेश में रहती है, और जिले में भी यही स्थिति है। तो वास्तव में बहुत सारे मापदंड होते हैं, बहुत सारे मापदंड होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी जीत होती है, किसी व्यक्ति की लोकप्रियता, संगठन में काम करना कितने वर्षों से, और सारा कुछ मिला जुला रहता है जी। और इस तरीके से, और जिनके तरफ जो दायित्व रहता है केंद्र के विषय और प्रांत के विषय, जिले के विषय, तो ये क्षण के जो आता है उससे ये तय होता है कि कौन संगठन में काम करेंगे, कौन किनको विधायक लड़ाना है, किनको महापौर लड़ाना है, कौन पार्षद लड़ेंगे। नीचे से नीचे कहते हैं इकाई तक, ऊपर तक की इकाई है, तो उसकी एक हमारे संगठन संरचना व्यवस्थित रूप से भारतीय जनता पार्टी में केंद्र से लेकर नीचे तक है। आप दूसरी बार अब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू। और जब आपने पहले अपने कार्यकाल में बूथ स्तर पे जो आपने एक संगठन में काम किया, पार्टी को जोड़ने का, आपको लगता है कि उससे बहुत फ़ायदा हुआ? और अब जब आप सेकेंड टर्म आपने ज्वाइन किया है तो क्या रोड मैप है आपका? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि पार्टी विद द डिफरेंस के नाते इसलिए जानी जाती है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज इसलिए बना है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरे वर्ष भर कार्यक्रम रहते हैं। देयर इज नो EL एंड CL। आपको पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाना, बूथ तक, हमारी इकाई तक पहुंचाना, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना 100%। तो देयर इज नो लेफ्ट एंड नो राइट, उसमें कोई सोच विचार का विषय ही नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दल में जब हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में, तो ये मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकारों में, देखिए आप, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र में सरकार देखिए, एक भी एलिगेशन नहीं, और पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि यही है कि चुनाव में जाना, चुनाव में जीत कर आना, सरकार में आना, और सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण, और वो उस तक डायरेक्ट पहुंचे। तो इस काम में सरकार और संगठन और वर्ष भर चलता है कार्यक्रम। अगर आज हम बात करें, पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन के रूप में भी लिया जाने लगा है, जो कि अच्छी भी बात है हम कहें तो, लेकिन हर प्रोफेशन में जाने से पहले कुछ लोग तैयारियों के साथ आते हैं। आपका इतना लंबा अनुभव है राजनीति में, आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति आज अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसे किस तैयारी के साथ आना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ आना चाहिए? नहीं, पहले तो जिस दल में जाना है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करना पड़ेगा। हम किस विचार के साथ हैं, हमारा कार्यकर्ताओं का डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन कैसा है, बोल चाल हमारी क्या है, हमारी कैसे होनी चाहिए, जनता के साथ हमारा डायरेक्शन कैसा है, संवाद कैसा है, सारी कुछ इसमें परिलक्षित होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और हमारे वरिष्ठों का भी मार्गदर्शन जब जब मिला है प्रारंभ से ही,
कि भारतीय जनता पार्टी जब आज 2 सांसदों से शुरू हुआ दल आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल यूं ही नहीं बना है। कई लोगों का अथक प्रयत्न, कई परिश्रम की पराकाष्ठा, बहुत इसमें लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। आप जैसे पब्लिक डोमेन में हैं, और पब्लिक डोमेन में दोनों चीज़ें होती हैं जब आप काम करते हैं, आलोचना भी होती है, प्रशंसा भी होती है, और आपने भी कई ऐसे दौर देखे होंगे जब कभी आपको बहुत घोर आलोचना का भी सामना करना पड़ा होगा, प्रशंसा का भी। तो इसमें बैलेंस कैसे बनाते हैं आप? नहीं, आलोचना सुनने का स्वभाव होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी। आलोचना सुनने का स्वभाव होना चाहिए। जब आप हमेशा अपने प्रशंसा ही सुनना चाहेंगे तो आपके आसपास, आपके अंदर कुछ कमियां तो होंगी। उन कमियों को अगर आप नहीं समझेंगे तो जो आलोचना के माध्यम से पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर मैं कुछ कमजोर जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा बोलने का, बातचीत करने का, व्यवहार मेरी, तो कोई ना कोई आपको टोकेगा। और उस समय जब खराब लगता है तो मुझको नहीं लगता, उस आलोचना को गंभीरता से लेके पॉजिटिव में ले जाना है। उसको देखना है कि वास्तव में क्या मेरे अंदर ये बातचीत में, मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है क्या, तो उसको सुधारने की गुंजाइश रहती है। जब प्रशंसा करते रहेंगे तो फिर आसपास कुछ दिखता नहीं, प्रशंसा ही सुनने का मन होता है। राजनीति में दोनों चीजें होती है, प्रशंसा भी होती है, आलोचना भी होता है। तो किसको कितना आत्मसात करना है, किसको कितना स्वीकार करके, क्योंकि आलोचना आवश्यक है सुनना, और राजनीति के क्षेत्र में आलोचना होती भी है जी। तो आप न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को उस पर देख लेना कि भाई मेरे क्रियाविधि में, मेरे बातचीत में, मेरे बोलचाल में, व्यवहार में कितना परिवर्तन तो नहीं आ गया। अभी जैसे अब अगर हम बस्तर की बात करें तो 31 मार्च 2026 एक डेट फिक्स कर दी गई है कि नक्सल मुक्त उसको कर दिया जाएगा बस्तर को। लेकिन कुछ जैसे एनालिस्ट अभी ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही एंटी नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं तो जो एक्टिव नक्सल्स हैं वो अर्बन नक्सल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको कितनी सच्चाई लगती है इस स्टेटमेंट में? देखिए, पहला तो ये था कि जो सशस्त्र जो है जी, सशस्त्र जो नक्सलवाद है, इस पर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतने वर्षों में, 2-3 दशकों में देख लीजिए आप, बस्तर के कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर सरकार की योजनाएं या कार्यक्रम या वहाँ का डेवलपमेंट और वहाँ के मुख्य बात थी कि वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, जो उन तक पहुँचना था वो बाधित हो गया था। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन है, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उन्होंने टास्क फिट किया, टारगेट सेट किया कि 2026 मार्च, तो ये मान के चलिए कि उस दिशा में लगभग काम हो चुका है जी। और ये दिख भी रहा है, मेरे बोलने से नहीं जी जी, हाँ नहीं बिल्कुल, पूरे देश देख रहा है इस बात को, पूरा छत्तीसगढ़ देखा है और बस्तर भी समझ रहा है। इस कारण से अब देख लीजिए उसके बाद के फायदे। नियत नीलानार योजना बनाई जिसमें सरकार के 24 से ज्यादा कार्यक्रम योजनाएं उन जगहों पर संचालित होगी जहां पर कि ये नक्सल इफेक्टेड एरियाज थे, जहां से वो मुक्त हुए हैं, जहां से वो तो अब वहां सड़कें बन रही हैं और प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक हेल्थ है, पीएससी है, और सड़कें बनने के अलावा वहाँ पेयजल की व्यवस्था, टावर लग रहे हैं, बच्चे वहाँ मोबाइल, क्योंकि उनको दे डोंट नो एनीथिंग, देश और दुनिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे वो इतने सालों में। जो बच्चा उस समय जन्म लिया होगा आज से 3 दशक में, तो उसको तो कुछ नहीं, सब कट ऑफ था। तो अब वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आकर देश और दुनिया को समझ रहे, तो उनको अंतर भी समझ में आ रहा है कि अभी तक हम किस परिस्थिति में थे, अब कहाँ है, अब दुनिया कैसी है, हमको पढ़ना है, कुछ बनना है, रोजगार है, महिला सशक्तिकरण का मामला है, ये सारा कुछ अब पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो आपको नहीं लगता कि वो अर्बन नक्सल्स में अर्बन कन्वर्ट का हो विषय रहे हैं? ऐसा है कि वो ट्रेस आउट का रहता है कि सूक्ष्मता से उसका निश्चित रूप से परीक्षण सरकार के माध्यम से हो रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, हो रहा है जी। तो उन पर किस तरीके से करना है वो उसकी योजना। आपने कहा डेवलपमेंट की बात अगर हम कहें, ऑफ कोर्स जैसे कि जब भी बस्तर नक्सल मुक्त होगा तो डेवलपमेंट भी होगा, टूरिज्म भी डेवलप होगा, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ एक चीज़ और आती है, क्योंकि बस्तर जो है एक प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध जगह है,
क्या आपको लगता है कि बस्तर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट से गड़बड़ाएगा और उसको कैसे संचित रखा जाएगा, इस तरफ से सरकार कुछ काम कर रही है या सोच देखिए, इस है? पर बहुत सारी बातें होती हैं। कहीं कुछ अच्छा काम होता है, निर्माण काम होता है। जैसे आपने बोला टूरिज्म, बस्तर टूरिज्म के लिए बड़ी बड़ी संभावना है। बहुत संभावना है। चाहे वो होम स्टे हो, हमारा चित्रकूट है और तीरथगढ़ है, बारसूर है, हमारा कोटमसर की गुफाएं हैं, शीत गुफाएं, सब बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी टूरिज्म की वो है। अब उस पर काम होगा तो देखिए क्या होता है कि इस समय पे कुछ लोगों को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक जो वहाँ का जो एसेट, उसको नष्ट करके नहीं हो रहा है। पर्यटक लाखों की संख्या में जाते हैं वहाँ सीजन में, तो उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खान पान को लेकर महिला स्व सहायता समूह को उसमें काम मिल जाता है, वहाँ के लोगों को काम मिल जाता है। बेम्बो राफ्टिंग का काम चालू हुआ है, होम स्टे का काम चालू हुआ है, तो इस तरीके से काम चालू है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ध्रुव महाराज के बारे में सुना होगा, जगदलपुर विधानसभा में ये वो कोटमसर के पास यूनेस्को ने उसको पूरे विश्व में किया है, 20 उसमें गांव में चिन्हित किया है उसको, और हमारे देश में पहला है, एकमात्र है। तो अपार संभावना है उस दिशा में। पहले भी बहुत काम हुए और अब मुख्यमंत्री जी एक योजना के साथ उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अगर अभी हम बजट की बात करें, जो 26 का बजट आया, उसमें तेंदुपत्ता के ऊपर TCS जैसे 5% से 2% घटा के कर दिया जाए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम ये तेंदुपत्ता की ये जो पॉलिसी भी आई है, इससे आप क्या फ़ायदा देखते हैं छत्तीसगढ़ वासी? बहुत फ़ायदा है। देखिए, तेंदुपत्ता हमारे बस्तर हो चाहे और भी हमारा जो क्षेत्र है, कवर्धा के कुछ इंटरनल क्षेत्र है, इस जगह तेंदुपत्ता का संग्रहण भी एक आजीविका का बहुत सहारा, बहुत बड़ा माध्यम है। और उसमें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने उसकी 4,000 से 5,500 किया उसको। और उसके बाद अभी तेंदुपत्ता को लेकर, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी का भी फोकस पूरा बस्तर, छत्तीसगढ़ और बस्तर है जी। अभी देखिए, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का आना हो रहा है 7 तारीख को बस्तर पंडू, जी। बस्तर ओलंपिक, ये सब बस्तर में संचालित करने के पीछे ये सारा कुछ है कि वहाँ के युवाओं को खेल से जोड़ा जाए और वहाँ की जो विविधता है बस्तर की, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली 20 किलोमीटर में बदल जाती है, पहनावा, बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, तो ट्रैवल कल्चर से पूरा देश अब परिचित हो रहा है। तो इस दृष्टि से इस दिशा में बहुआयामी काम हो रहे हैं और मेरा ये मानना है कि इसका बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा, देखने को मिलेगा। और तेंदुपत्ता का 5% से 2%, क्योंकि ये गांव में रहने वाले जो आदिवासी परिवार है या और भी कुछ वहाँ जो रहते हैं, जो जिन्हें जाके गरीबी रेखा के नीचे कहा जाए जिनको, या आर्थिक रूप से जो बने, उनकी आजीविका का बहुत बड़ा साधन है। ये बहुत बड़ा काम है। टैक्सेस कम होंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जो आय है या उनको जो पैसा मिलता है वो बचत होगा, वो बचत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे उन लोग और काम से जुड़ेंगे, पूरा परिवार जुड़ेगा इससे, तो ये बहुत अच्छा। उसके लिए मैं अभिनंदन भी करता हूँ। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी तो लगातार उन्होंने 9वीं बार, ये भी एक रिकॉर्ड है जी, लगातार कंटिन्यू कोई मंत्री हैं जिन्होंने की बजट लगातार प्रस्तुत किया है। और जो स्टेट का बजट आने वाला है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार को किस स्थान पर फोकस रहेगा या रहना चाहिए? नहीं, डेवलपमेंट लेकर देखिए, जैसे अभी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना विकसित भारत की 2047 तक की कल्पना बजट में परिलक्षित होती है। बिल्कुल, हर सेक्टर को, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, टेक्सटाइल है, आपका महिलाओं के लिए है शी मार्ट का हर जिले में, या बच्चियां जो पढ़ती हैं उनके लिए छात्रावास हर जिले में, ऐसे बहुत सारा है। और पूरे देश के रेलवे कॉरिडोर को जब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ को क्या मिला, तो केंद्र के बजट में हर प्रदेश समाहित होता है। उनकी योजनाओं का लाभ 100% हर आप पूंजीगत व्यय को ले ले आप, अभी टैक्सेशन को लीजिए ना, नया कर एक भी नहीं। और पिछले आप बजट को देखें तो पिछले बजट में भी जो 12 लाख तक की छूट हुई थी यथावत है। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारी योजना है। एक रेलवे कॉरिडोर की बात कर रहा था मैं, साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक को जोड़ने का, ये बहुत ही अच्छा है। अब एक मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, आकृष्ट कराना चाहूँगा आपका,
जो गंभीर बीमारियां हैं, शुगर है, हार्ट की बीमारियां हैं, कैंसर है, जिसकी दवाएं कितनी महंगी, आम आदमी के खरीद के बाहर सरकार की योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, उसको सस्ती करने के ऐसे 7 बीमारियों का निर्णय लिया गया। हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान उसमें है, युवाओं के लिए प्रावधान है। सभी सेक्टर को ध्यान में रख के जो बजट लिया गया है ये बहुत दुर्लक्ष्य है। मतलब ये इसको आप ये मान के चलिए कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो बजट आएगा जी, उसका बिल्कुल परछाई होगी, क्योंकि इसमें भी विजन 2047 और डेवलपमेंट ये मुख्यमंत्री जी का भी है। छत्तीसगढ़ के भी विषय पर वो कहते हैं कि विकासशील छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है और सभी के हितार्थ योजनाएं निश्चित रूप से होगी। मेरा मानना है कि बहुत तेजी के साथ और सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंच रही हैं। ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय जो घोषणाएं की थी उनका 100% पालन कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नीचे तक पहुंच रहा है, जो हितग्राही है तुरंत वो लाभार्थी में परिवर्तित हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आवास, मेहतारी वंदन जैसे कई योजनाएं हैं जिसका डबल इंजन की सरकार की जब हम बात करते हैं तो जनता देख रही है उसको। और जगदलपुर में देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, चार इंजन हो गए सभी जगह। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की हम लोग बात करते थे तो लोकसभा विधानसभा मिलकर डबल इंजन, उसके बाद नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत। तो छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता का अभिनंदन है, उनको धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास उन्होंने किया, इस विश्वास पर 100% खरे उतरने का लगातार प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस दिशा में एक संवाहक के रूप में कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए रोजगार मेले की बहुत यहाँ आयोजन हो रहा है। अगर एक युवा उसमें कैसे पार्टिसिपेट करे और किसके लिए ये रोजगार मेला का आयोजन होता है, और अगर कोई जाना चाहता है तो वो कैसे जाए? अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक उसमें जब ये क्वेश्चन आया था, प्रश्न हुआ था, तो मैंने उनको बोला था कि वास्तव में रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरियों से लोग ऐसा देखते हैं, मानते हैं। जो प्रश्न आते हैं तो कई लोग पूछते हैं भाई कितने लोगों को नौकरियां मिली। रोजगार का अर्थ है उनके स्किल का डेवलपमेंट करके युवाओं का, उनको उनकी रुचि के क्षेत्र में व्यवसाय, लघु व्यवसाय, मध्यम उद्योग, इन सभी से जोड़ना। बिल्कुल। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएं देखी युवाओं को लेकर उनका हुआ है, और व्यवसाय जगत को लेकर, उद्यम को लेकर, लघु उद्योग को लेकर अभी उनकी एक बहुत योजना है जो संकुल संसदीय क्षेत्र के लिए संकुल का उन्होंने किया कि वहाँ पर जो उत्पाद है, जैसे मान लीजिए बस्तर है, बस्तर में कहीं महुआ है, कहीं टोरा है, कहीं कुछ है, कहीं माइनिंग का वो है, तो उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा के वहाँ के ग्रामीणवासी क्या चाहते हैं, वहाँ के ग्रामीण के लोग क्या चाहते हैं, तो उनको उस काम से जोड़ना और उसका दोहन अच्छे से हो। छोटा छोटा उनके लिए कोई उद्योग वहाँ पे स्थापित करना हो तो सरकार के माध्यम से उनको लोन उपलब्ध कराना और उनको उस व्यवसाय से जोड़ना, उनका ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, और ऊपर तक उनको पहुंचा, उससे रोजगार उत्पन्न होना वहाँ पर। ऐसे कई योजनाएं, कई कार्यक्रम हैं। तो रोजगार मेले में इस तरह की जानकारियां दी जाती हैं? डेफिनेटली जानकारियां दी जाती हैं। स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मान लीजिए कोई युवा बेरोजगार है, आर्थिक रूप से विपन्न है, 6 महीने के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर ले। जिस तरीके से रुचि है, उसको ये लगता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कहीं मोटरसाइकिल या ये उसका रिपेयरिंग का, मैकेनिक का काम हो, या मुझे कोई व्यवसाय चलाना है, हेयर कटिंग का काम हो, या किस तरीके के जितने भी हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग करके 0% ब्याज पर उनको लोन उपलब्ध तुरंत हो जाता है, और वो अपने ही गांव में या अपने ही शहर के आसपास उसको डेवलप करते हैं, उनकी आजीविका का साधन हो जाता है। सरकारी नौकरियां को ही अगर रोजगार से जोड़ा जाए तो अनुचित होगा। मुझे लगता है कि रोजगार का अर्थ यह है कि सबको, जो बेरोजगार है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य योजना से कार्यक्रम जोड़ के, जिससे कि उनका आर्थिक स्तर सुधर सके। अब आपने सबके साथ की जो बात कही है, अगर आपकी बात की जाए, आपके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों का साथ आपको मिला होगा? मुझे लगता है कि यकीनन इस पूरी जर्नी में बहुत लोगों ने आपको साथ दिया होगा, लेकिन कोई एक ऐसा साथ आपको याद आता है कि ये साथ या ये इंसिडेंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, अगर ये नहीं होता तो कहानी कुछ और होती?
देखिए, राजनीति के क्षेत्र में किसी दायित्व में या प्रमुख दायित्व में या जनप्रतिनिधि के नाते जब आप काम करते हैं और लगातार काम करते हैं तो सभी का बहुत सहयोग रहता है। आवश्यकता रहती है, सभी का मिलता भी है। उसमें परिवार भी है, पूरा समय जी जी और राजनीति में देना और परिवार का भी बहुत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मेरे भाई साहब स्वर्गीय अमरदेव जी और हमारे सब लोगों की उसमें प्रेरणा भी रही है। संगठन में सभी वरिष्ठ लोगों ने और प्रदेश से लेकर केंद्र तक के और सभी का बहुत ही स्नेह मिला। सबसे बड़ी बात है विश्वास। हमारे क्षेत्र में जैसे जगदलपुर की बात करूं, जगदलपुर विधानसभा की जनता ने विधायक बना के भेजा, जी तो क्या देखा उन्होंने मुझ पे या मेरी पार्टी में, जी तो वो उनके विश्वास पर खरा उतर, ये पहली प्राथमिकता होती है। राजनीतिक क्षेत्र में विश्वसनीयता बहुत आवश्यक होती है। कोशिश है उस दिशा में आगे बढ़ने का, तो सबका बड़ा स्नेह मिला, प्रांत के सभी वरिष्ठ नेताओं का स्नेह मिला। जी आपने जैसे कहा आज अभी अपनी जब ये पॉडकास्ट शुरू हो रहा था तब आपने कहा कि आप आज सिर्फ 3 घंटे सोए हैं और रात के 2 बजे तक आप मिलते हैं। जो आपका स्नेह है कि लोग आते हैं तो आप मिले और दिन भर में कम से कम आप 2000 लोगों से मिले। अरे ये तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था। बोलने से ऐसा लगता है मैं ही नहीं, जी इसे बहुतों के साथ होता है। और पर ये एनर्जी कहाँ से आती है, मुझे वही पता करना है कि आप अगर डेली बेसिस पर इतना कम सो रहे हैं, इतना, और अभी भी मैंने देखा हमेशा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होता है। ये मेरे साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। और दायित्व ही अध्यक्ष का दायित्व है, विधानसभा भी है जगदलपुर, तो इस नाते उसको शेयर करना पड़ता है ताकि वहाँ भी पूरा समय दें, पार्टी को भी पूरा समय दें। छत्तीसगढ़ में जहाँ जाना है, केंद्र के कार्यक्रम योजनाओं को दृष्टि से और सभी प्रकार के काम बहुत रहते भारतीय जनता पार्टी में। और मैंने कहा कि कोई मिलने आए तो लास्ट व्यक्ति जब तक वो मिले बिना बात के बिना नहीं जाना चाहिए। अगर अब आपने जिस तरह से बताया आपका आधा समय प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, आधा समय आप एमएलए हैं वहाँ पे विधानसभा की जिम्मेदारी, तो परिवार के लिए तो समय बचता दिखता नहीं है। ये कठिन रहता है। कठिन रहता है। जब मैं यहाँ रहता हूँ तो बस फ़ोन पे चर्चा होती है, जैसे भी पारिवारिक परिस्थितियाँ भी कभी कभी। और लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी श्रीमती और जी और मेरी 2 बेटियाँ हैं जी, उन लोग का कोऑपरेशन रहता है। उन लोग जानते हैं, समझते हैं कि पापा को कैसे कितना कहाँ कहाँ रहना होता है। रात में बात होती कभी आवश्यकता होती है, दिन में बात कभी कभी शिकायत, कभी कभी तो शिकायत होती होगी। ये तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तीज त्योहार है, कहीं कुछ हो तो परिवार को लगता है कि साथ में रहे, लेकिन उन लोग समझते हैं। उनका बहुत कोऑपरेशन है मेरे को। और पहुंच भी जाते हैं 5-7-8 दिन उधर रह लेते हैं, 5-7-8 दिन छत्तीसगढ़ में रह लेते हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है। यहाँ लगता है कि अब कुछ काम का वो हो गया, कुछ जिलों के दौरे हो गए, तो फिर विधानसभा भी देखना पड़ता है। तो विधानसभा में जाके वहाँ भी वैसी जिंदगी सुबह से रात तक की, अच्छा लगता है। ये मेरे मतलब उसका काम का एक हिस्सा है, आप इससे बच नहीं सकते। देयर इज नो एक्सक्यूजेज एट ऑल। यस यस ट्रू। आपको खेल भी बहुत पसंद है, आप स्पोर्ट्स लवर हैं। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? क्रिकेट। मैंने बहुत क्रिकेट खेला। अच्छा। अपने समय में 76 से लेकर लंबे समय तक 17 साल तक मैंने बस्तर में रहकर बस्तर में क्रिकेट खेलते हुए जितने दूर तक जा सकते थे उस समय उतना क्रिकेट खेला है मैंने। इसलिए स्वभाव भी खिलाड़ी स्वभाव है, तो उससे डिसिप्लिन भी आता है। वही मेरा सवाल था कि खेल से आपने क्या सीखा जो आपको राजनीति में काम आया? अनुशासन, टाइम पे पहुंचना, मैदान पे टाइम पे पहुंचना। 5 बजे आप नहीं पहुंचे तो आपको 2 राउंड लगाना है। और मुझे तो लगता है खिलाड़ी स्वभाव होना ही चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो। डिसीजन मेकिंग आती है, एक टीम बनती है। छात्र राजनीति किए हुए हम लोग हैं, छात्र राजनीति, फिर उसके ऊपर खेल, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल में भी मैंने 2 स्टेट खेला है। तो इस तरीके से खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है। और वो बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है। मैं खुश रहता हूँ और क्योंकि हार जीत को दिल पे नहीं लेते। ना समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो आप मानसिक रूप से आप बिल्कुल एकदम वो रहना चाहिए
कि हार हुई है तो एनालाइज कर लो Yes, और फिर yes, काम yes. पे लग जाओ, Yes, yes, और yes. जीत हुई है तो भी आगे बढ़ ये जाओ। तो हार जीत सभी जगहों का एक हिस्सा है। सभी लाइफ में जितने भी पार्ट हैं आपके, जी वो सबका हिस्सा है। तो आपको हार से सीखना है और जीत से दम भी नहीं होना है और अच्छा करने की सोचना है, यही है बस। इसलिए और अगर राजनीति को अगर हम कहें कि एक शब्द में अगर या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करें तो क्या? राजनीति सेवा का माध्यम है, सेवा का माध्यम है, लेकिन बहुत सशक्त माध्यम है। जी मैं आपको बताऊं, लोग कभी कभी बोलते हैं कि बात आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जब जैसे मान लीजिए कोई विधायक हो गए, कोई सांसद हो गए, कोई मंत्री हो गए, या संगठन में वो हो गए जहाँ आपकी सरकारें हैं, तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि उन योजनाओं को, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को, कहीं कोई अस्वस्थ है, कहीं कोई बीमार है, कहीं किसी को कोई परेशानी आ रही है, कहीं कोई किसी प्रकार से भय आतंक में है, उसको किस तरीके से मदद करें, किस तरीके से गरीब परिवार को किस तरीके से मदद करें। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप, नहीं तो ऐसे चलते रहेगा, हम भी उसी में शामिल रहेंगे फिर तो। राजनीति आपको अगर क्षमतावान बनाती है, सक्षम बनाती है, तो उसका उपयोग दूसरों की मदद करने में होना चाहिए। सरकार की योजनाओं को हितग्राही तक पहुंचने में हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो सब ऑनलाइन कर दिया, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया। उनकी योजनाओं में हितग्राहियों को सीधे उनके खाते में पैसा, सबका खाता खुल गया। एक समय तो जो लोअर मिडिल लोअर क्लास के लोगों का खाता ही नहीं हुआ करता था, आज सबसे ज्यादा सबका खाता है वहां पर। तो धीरे धीरे जीवन का स्तर उठता है, हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं। तो राजनीति इसलिए आवश्यक है। आप अपने आप को कैसे, आपने राजनीति को तो बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया, अगर हम ये पूछें कि किरण सिंह देव जी ये क्या है, आप अपने आप को कैसे बताएंगे, परिभाषित कीजिए। देखिए, मूल रूप से सभी चीज़ों का वो है, समावेश है। स्वभाव से खिलाड़ी और कला के क्षेत्र में मेरा पूरा परिवार रहा है। अच्छा। फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरे पिताजी शांति निकेतन से निकले, स्वर्गीय कुमार साहब लक्ष्मी नारायण देव जी। अच्छा। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से के शिष्य रहे। अरे वाह। तो जो कला के क्षेत्र में रहे, डांसिंग, म्यूजिक, मेरे भाइयों में भी रहा है, वही चीज़ मुझ में भी आया है। तो उसके बाद पॉलिटिकल क्षेत्र में ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कला से आप भावनाएं समझते हैं, खेल से आप डिसिप्लिन सीखते हैं। बहुत जरूरी है डिसिप्लिन, राजनीति में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब आप किसी के बारे में बोल रहे हैं तो आपकी भाषा में अभद्रता नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं आपका विरोध भी है किसी से, तो शालीनता से विरोध होना चाहिए। ये चीजें सब इसी से आएंगी। नहीं तो कोई विरोधी दल में है, विरोध में, तो आजकल देख रहे हैं आप किस तरीके से लोग बाग, सोशल मीडिया का क्या दुरुपयोग हो रहा है, किस तरीके से लोग किसी के भी सोशल साइट पे जाके कुछ भी लिख देते हैं, बड़े से बड़े। ये माध्यम है कि आप अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये ऐसा है कि आप क्या सोचते हैं, उसकी भाषा सरल भी हो सकती है। बिल्कुल। कि बने, आपने एक प्रश्न पूछा था, आलोचना जी, आलोचना आप किसी को करिए, अच्छे से शालीनता से करिए। लेकिन अगर आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं सोशल साइट पे, तो मेरा ये मानना है उससे जिसके बारे में आप ये ग्रेट शब्दों का उपयोग करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैं आपको बहुत बताऊं मैं, लेकिन जो लिखता है, जो पोस्ट डालता है, उसके बारे में लोगों का व्यू आ जाता है कि स्वभाव कैसा है। तो इसलिए इन सब चीजों से बच के चलना चाहिए। राजनीति क्षेत्र को लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान, बहुत सरल है। इतना आसान, इतना सरल होता नहीं है वो। भी कौन सी आप फिल्में देखते हैं? नहीं के बराबर। नहीं के बराबर। गाने सुनते हैं? गाने सुनता हूँ। कौन सा फेवरेट गाना है? 70s 80s के गाने सुनता हूँ मैं। अच्छा। हाँ। कौन सा फेवरेट गाना कोई है जो आपको? नहीं, बहुत सारे हैं, उसमें कुछ नहीं। लता जी हैं, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश के, सबके एक से एक गाने हैं, मन्ना डे हैं। तो ये मान के चलिए कि अब वैसे गाने बनते नहीं हैं। वो सदाबहार गाने आज भी सुनते हैं लोग, लेकिन अभी जो बन रहे हैं 6 महीना, कोई गाना बहुत हिट हो गया 6 महीना, उसके बाद उसको भुला जाते हैं, लेकिन वो गाने हमेशा सुनते हैं। छत्तीसगढ़ की अब हम बात करें कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आने वाले छत्तीसगढ़ को आप कैसे देखते हैं, और कि आने वाले समय में लोगों को छत्तीसगढ़ सशक्त दिखेगा, विकसित दिखेगा, लेकिन नहीं दिखा है। मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूँ जी, इसको पॉलिटिकल वे पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन लोगों ने देखा है 15 साल में जो हमारी सरकार ने
काम किया जो जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ बनते ही और जिस तरीके से योजनाओं का निर्माण हुआ और 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल तो उसी समय का है और उस योजना ने पूरे देश में अपना स्थान बनाया। कई राज्यों ने इसका अनुसरण किया। ऐसे कई योजनाएं, वो योजनाएं कंटिन्यू चल रही हैं। पिछले 5 साल की सरस्वती साइकिल योजना डॉक्टर रमन सिंह जी की है जी। और उस समय अब देखिए अब कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। देखिए पॉलिटिकल में विजन के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसकी सरकार है। मोदी जी का जो एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेके और समग्र रूप से विकास, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। तो उस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही चलता रहा जी। तो ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ बहुत जल्दी देश के अग्रणी राज्यों में रहेगा। ऐसे कई योजनाओं में है जी, लेकिन चल रही है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संसाधन, खनिज संपदा है, यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट है जो किसी और राज्यों में नहीं है उतने। इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और कंटिन्यूशन में आने के बाद ये अपने राज्य को बिल्कुल शीर्ष पे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद किरण सिंह जी, क्योंकि जिस तरह से आपने इतनी क्लैरिटी के साथ आपके थॉट्स को बताया है और आप जिस जगह पर हैं और अगर आपके पास वो पोजीशन भी है, क्लैरिटी भी है और काम करने का जज्बा भी है, तो मुझे पूरा यकीन है कि छत्तीसगढ़ का जो आपने एक फ्यूचर देखा है या बाकी लोगों ने देखा है वो जल्द ही पूरा होगा। थैंक यू सो नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो आज इस पूरे एपिसोड में हमने ये देखा कि जिस तरह से आज प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आप अगर जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका जज्बा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए और जनता के लिए सेवा का भाव होना चाहिए, तो आप किसी भी जगह से या किसी भी पद से काम करें वो ज़रूर सफल होता है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।